Hello student, welcome to your channel Physics with King Sensor. First of all, I discuss about class 12th first chapter. बच्चों आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह कक्षा 12 का प्रथम चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। देख रहे हैं यह पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन और इंग्लिश में उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। टॉपिक रहेगा निषेचन पूर्व घटनाएं एवं निषेचन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड फर्टिलाइजेशन। यह आपको दो टॉपिक में चैप्टर्स आपको कंप्लीट करना है। अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखते हैं। यह जो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है इसमें आपको दो चीज जानना आवश्यक है। पहला तो आपको पुष्पीय पादप जानना आवश्यक है और दूसरा है लैंगिक जनन। अब इसमें आप रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े होंगे। रिप्रोडक्शन की परिभाषा आपको बताई गई होगी। देखते हैं जो रिप्रोडक्शन होता है वह जीवधारियों का वह प्रमुख लक्षण होता है जिसके द्वारा कोई भी जीवधारी अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करके अपने जात के अस्तित्व को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है। इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? जनन। ये जो जनन होता है जीवधारियों में दो प्रकार से होता है। पहला जो आप देखेंगे वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें पहले आप देखेंगे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह प्रायः निम्न कोटि के जीवधारियों में होता है, जैसे एल्गी में, फंजाई में, ब्रायोफाइट्स में, कुछ टेरिडोफाइट्स में। देखते हैं इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रियाएं होती हैं इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है, एक मेल गैमीट का और दूसरा फीमेल गैमीट का। मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, यह दोनों युग्मक के केंद्र जब आपस में संयुक्त होते हैं तो उसके फलस्वरूप युग्मनस का निर्माण होता है, उसी को जाइगोट कहते हैं। अभी वह आपका डिटेल उसका चर्चा की जाएगी कैसे कैसे है। तो इसमें अब आप एक एक करके पढ़ेंगे कि यह जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है। और इसमें कहते हैं दोनों के केंद्रक आपस में फ्यूज करके युग्मनस का निर्माण करते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मनस का निर्माण नहीं होता है। अर्थात फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होती है। तो इस प्रकार से इसमें आप जनरल जो डिफरेंस है वह आप जान चुके हैं। अब हम टॉपिक पाते हैं लैंगिक जनन पर। लैंगिक जनन बताया गया कि इसमें जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं इसमें देखते हैं युग्मक जनन की प्रक्रियाएं होती हैं। मतलब जो मेल की जननी कोशिकाएं होती हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स और फीमेल की जो जननी कोशिकाएं होती हैं दोनों में अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती हैं और उसके फलस्वरूप देखते हैं अलग अलग गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अर्थात देखते हैं जो नर युग्मक होता है इसकी जननी कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने जो युग्मक होते हैं वह मेल गैमीट कहलाते हैं और बाकी जो मादा होती है उसकी जननी कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने हुए जो युग्मक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फीमेल गैमीट कहते हैं। तो इस प्रकार से यह जनन इंट्रोडक्शन था लैंगिक जनन का। और यह लैंगिक जनन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? पुष्पीय पादप में संपन्न होती है। अब आप पुष्पीय पादप के विकास का जो सिस्टमैटिक क्रम है वह स्टेप आप देखेंगे। जैसे क्लासिफिकेशन में आप दो प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, एक क्रिप्टोगैमस और दूसरा फाइनरोगैमस।
जैसे पहला आपका मिल रहा है, एक एक करके देखते रहिए। क्रिप्टोगैमस और फाइंडोगैमस। अब इसमें यहां देख रहे हैं, जैसे प्लांट किंगडम आप पढ़े हैं, प्लांट किंगडम को देख रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है क्रिप्टोगैमस और दूसरा है फाइनरोगैमस। इसमें देख रहे हैं जो क्रिप्टोगैमस होता है, इसके अंतर्गत अपुष्पीय पादप आते हैं, जिसमें पुष्प का डेवलपमेंट नहीं होता है। इसमें पुष्प का डेवलपमेंट नहीं होता है, इसमें पुष्प का डेवलपमेंट होता है। मतलब इसमें फ्लावर आते हैं और इसमें फ्लावर नहीं आते हैं। ये निम्न कोटि के पादप होते हैं। इसमें आप देख रहे हैं, इसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला जो है वह थैलोफाइट्स है, थैलोफाइट्स है। दूसरा जो है वह ब्रायोफाइट्स है और जो तीसरा है टेरिडोफाइट्स है। तो इस प्रकार से इस क्रिप्टोगैमस के अंतर्गत आने वाले जो थैलोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, इसमें पुष्पों का विकास नहीं होता है। और बाकी जो फाइनरोगैमस होते हैं, इसके अंतर्गत दो प्रकार के प्लांट्स आते हैं। एक होते हैं जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। इसको अनावृत्त बीजी कहते हैं, इसको आवृत्त बीजी कहते हैं। ये जो अनावृत्त बीजी होता है, इसका जो बीज होता है वह नग्न अवस्था में होता है, मतलब उसके ऊपर बीज चोल नहीं पाते हैं, इसलिए अनावृत्त बीजी कहा जाता है। और इसके ऊपर देखते हैं एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं, इसके ऊपर बीज के ऊपर बीज चोल उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से यह ढका हुआ रहता है। यह एंजियोस्पर्मिक आवृत्त बीजी होता है। यथा नाम तथा गुण। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिसके बीज के ऊपर आवरण न पाया जाए वह अनावृत्त बीजी है, और जिस बीज के ऊपर आवरण पाया जाए वह क्या है, आवृत्त बीजी है। अब इसमें जो सिस्टमैटिक क्रम है, इसी क्रम में आप एक एक नंबरिंग कर लीजिए। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। इसी क्रम में पादपों का विकास हुआ है। सबसे पहले जो थैलोफाइट्स होते हैं, इसके अंतर्गत एल्गी आते हैं, शैवाल आते हैं, और वह शैवाल जल में पाते हैं। और देखते हैं पादपों की उत्पत्ति थैलोफाइट से हुई। इसमें जो थैलस होता है वह वास्तविक रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाते हैं। यह निम्न कोटि के पादप कहे जाते हैं। और इससे डेवलप जो कंडीशन होती है वह ब्रायोफाइट्स की होती है। और इस ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, इसको पादप जगत का उभयचर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि याद देख रहे हैं, इन पादपों का जो जीवन चक्र होता है उसको चलाने के लिए जल की भी आवश्यकता होती है और स्थल की भी आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत आने वाले जो प्लांट्स होते हैं वह आपके स्थल पर तो उगते हैं, लेकिन जब उनमें रिप्रोडक्शन होना होता है तो उसके लिए जल अति आवश्यक होता है। बिना जल के उसमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। इसलिए इस ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आने वाले जो पादप होते हैं, उनको अपना पूरा जीवन चक्र कंप्लीट करने के लिए देखते हैं जल की भी आवश्यकता होती है, स्थल की भी आवश्यकता होती है। इसलिए इनको पादप जगत का उभयचर कहे जाते हैं। इसके बाद हैं, इससे जो विकसित पादप आपको मिलेंगे वह टेरिडोफाइट्स मिलेंगे। टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत आने वाले जो पादप होते हैं उसमें रूट, स्टेम, लीफ आपको अलग अलग डेवलप कंडीशन में मिलेंगे। उसमें वेस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट भी आपको मिलेगा। इस प्रकार से ये इससे विकसित पादप होते हैं। और इनसे जो विकसित पादप होते हैं वो फाइनरोगैमस के अंतर्गत आने वाले जिम्नोस्पर्म होते हैं। ये सदाबहार होते हैं। इनको हम एवरग्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरग्रीन कहते हैं, सदाबहार कहते हैं। कहने का तात्पर्य है इसमें पतझड़ नहीं होता है, अर्थात ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। और इनसे भी देखते हैं जो डेवलप कंडीशन होते हैं वह एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, जो पुष्पीय पादप के अंतर्गत आते हैं। और इनमें पुष्प का विकास होता है
और इसी के अंतर्गत आने वाले पादपों का अध्ययन आज हमें करना है। अब हम उनका सिस्टमेटिक क्रम में अलग अलग अध्ययन करते हैं, कैसे करना है या एक एक करके देख लीजिए। उसमें सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पर। यह है इंट्रोडक्शन। आप पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन का पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, परिचय के बारे में। इसमें पुष्पीय पादप जो होते हैं वह आवृत्त बीजी के अंदर आते हैं। उस आवृत्त बीजी का जो प्लांट होता है उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वह मुख्यतः 2 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरण में? 2 चरण में। इसमें पहला होता है यह गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट, और दूसरा होता है स्पोरोफाइट। क्या होता है? स्पोरोफाइट। ये जो गैमेटोफाइट होता है इसको देखते हैं, इनकी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह अगुणित होती है, इसीलिए इसको हम हैप्लॉइड स्टेज कहते हैं। हैप्लॉइड स्टेज कहते हैं। और जो स्पोरोफाइट होते हैं यह इनके कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? डिप्लॉइड स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लॉइड स्टेज कहते हैं। तो पहले आप आवृत्त बीजी के अंतर्गत एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो हैं इनकी लाइफ साइकिल पर पढ़ रहे हैं कि इनकी लाइफ साइकिल मुख्यतः 2 चरणों में संपन्न होती है। इसमें पहला चरण है गैमेटोफाइट और दूसरा चरण है स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट में गैमीट का फॉर्मेशन होता है और स्पोरोफाइट में दोनों गैमीट के जो केंद्रक होते हैं वह एक दूसरे से संलयित होकर के वह युग्मनज का निर्माण करते हैं, मतलब जाइगोट का निर्माण करते हैं। और यह भी आपको इंडिकेट किया गया, जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है इस स्टेज में कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह अगुणित होती है, जिसको हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एन से। और स्पोरोफाइट में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह द्विगुणित होती है, इसको 2n से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि एक n मेल गैमीट का होता है और दूसरा n फीमेल गैमीट का होता है। दोनों मिल करके युग्मनज मतलब जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो बच्चों एक एक करके कंफर्म हो लीजिए। जो गैमेटोफाइट स्टेज होता है, जब कोई एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है वह ग्रो करके बड़ा होता है और उसमें पुष्प का विकास होता है। उन पुष्प के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। तो उन गैमीट के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह अगुणित होती है, इसीलिए इसको हैप्लॉइड स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपनाम समझ लीजिए गैमेटोफाइट का है। और जब मेल और फीमेल गैमीट का डेवलपमेंट फ्लावर में हो जाता है तो उनमें जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है उस पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जो अगुणित मिलकर के द्विगुणित का निर्माण करते हैं, उसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। वह कौन सी अवस्था होती है? स्पोरोफाइट होती है। इसी को हम डिप्लॉइड स्टेज कहते हैं। और यह कब तक होती है? जब तक उस फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप फल का निर्माण नहीं हो जाता है, बीज का निर्माण हो जाता है। इसके बाद देखते हैं उस बीज के मैच्योरेशन के बाद जब वह ग्रो करके नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है, फिर प्लांट ग्रो करके देखते हैं जब तक उसमें पुष्प आना प्रारंभ नहीं हो जाता है तब तक की अवस्था क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है। और जब सिर्फ केवल पुष्प आता है उस पादपों में गैमीट का विकास होता है, गैमीट का निर्माण होता है, तब तक की अवस्था सिर्फ क्या होती है? गैमेटोफाइट होती है। आप यह भी कह सकते हैं जो गैमेटोफाइट होता है पहले अब जो है उसमें जो गैमेटोफाइट स्टेज की जो अवस्थाएं होती हैं उसका अगर ड्यूरेशन देखा जाए तो वह कम समय के लिए होता है। क्यों? क्योंकि जब तक उसमें फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा है तब तक वह गैमेटोफाइट स्टेज है, और जब फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो गया तो इसके बाद देखते हैं वह धीरे धीरे स्पोरोफाइट में परिवर्तित होना शुरू होता है, उसमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप। तो इस प्रकार से दूसरा आप देख रहे हैं जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है ये थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। इसका कैसा होता है?
लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है वह कम समय के लिए होती है और जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है वह अधिक समय के लिए होती है। तो इस प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंतर्गत आने वाले जितने पादप होते हैं उनकी पूरी लाइफ साइकिल 2 चरणों में संपन्न होती है। फर्स्ट है गैमेटोफाइट, सेकंड है स्पोरोफाइट। जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है वह कम समय के लिए होती है, उनके कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित कंडीशन में होती है, इसलिए इस गैमेटोफाइट को हम हैप्लॉइड स्टेज के नाम से भी जानते हैं, अगुणित अवस्था के नाम जानते हैं। और इसके बाद जब उस पुष्प में पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो उसके फलस्वरूप दोनों गैमेट्स के न्यूक्लियस आपस में संलयित होकर के द्विगुणित का निर्माण करते हैं, 2n का निर्माण करते हैं और उसी के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। उस स्टेज को हम स्पोरोफाइट स्टेज कहते हैं। उसी का जो उपनाम है वह क्या है, डिप्लॉइड स्टेज होता है। तो इस प्रकार से आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम आते हैं फ्लावर स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना पर आते हैं। अब आप इस पुष्प की संरचना में आपको पुष्प का एग्जाम्पल लेकर के बताया जा रहा है। ये देख रहे हैं आपका यह पुष्प है और इस पुष्प में देखते हैं मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं और इस पुष्प के सभी पार्ट का अध्ययन भी आपको करना है कि कैसे कैसे इस पुष्प में पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, यह एक एक करके हम आपको रिमाइंड करा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं पुष्प की संरचना है। पुष्प की संरचना में इसमें आप एक एक करके देखेंगे। या पुष्प होता है वह मॉडिफाइड सूट होता है। ये जो फ्लावर है यह मॉडिफाइड सूट होता है, मतलब यह रूपांतरित प्ररोह होता है। कैसा होता है, रूपांतरित प्ररोह होता है। यह र है रूपांतरित प्ररोह। कहने का तात्पर्य यह है जो पुष्प का विकास होता है वह प्ररोह के रूपांतरण से होता है। और इसमें कौन कौन से पार्ट हैं देखते हैं, वह आपको एक एक करके रिमाइंड कराना है। जो पुष्प है इसके अलग अलग भाग होते हैं और वह अलग अलग चक्रों में उपस्थित भी होते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आप यह जानिए जो फ्लावर होते हैं, यह फ्लावर है, यह फ्लावर के मुख्य रूप से 2 व्हर्ल होते हैं, 2 चक्र होते हैं। इसमें पहला जो होता है एक्सेसरी व्हर्ल होता है और जो दूसरा होता है चक्र उसका नाम है नेसेसरी व्हर्ल। देख रहे हैं यह एक्सेसरी व्हर्ल है और दूसरा है नेसेसरी व्हर्ल। एक सहायक चक्र होता है, इसको हिंदी में कहते हैं सहायक चक्र। क्या कहते हैं, सहायक चक्र कहते हैं। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसको कहते हैं सहायक चक्र और इसे कहते हैं आवश्यक चक्र। यह आवश्यक चक्र। तो इस प्रकार से
पुष्प के मुख्यतः दो, मतलब पुष्प मुख्यतः दो चक्रों में व्यवस्थित होता है उसके सभी पार्ट। उसमें पहला है सहायक चक्र और दूसरा है आवश्यक चक्र। अब इसमें एक एक करके अध्ययन आपको करना है। पहला जो आप पढ़ रहे हैं आवश्यक चक्र के बारे में, सॉरी सहायक चक्र के बारे में। उसमें आप देखेंगे कौन कौन से पार्ट आते हैं जो कि सहायक चक्र में व्यवस्थित होते हैं। इसमें देखते हैं पुष्प का वह भाग जो उसके तने के साथ जुड़ा रहता है या उसके कक्षस्थ भाग से जुड़ा रहता है, जहां से वह कली निकलती है। देखते हैं यह जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं पेडसिल। क्या कहते हैं? पेडसिल कहते हैं। और इसके बाद देखते हैं इसी को हिंदी में कहते हैं पुष्प वृंत। क्या कहते हैं? पुष्प वृंत कहते हैं। और यह पेडसिल जिसके साथ लगा होता है, सपोज कीजिए यह तने का पोर्शन होता है, यह जो होता है इसको हम पेडंकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडंकिल। इसको कहते हैं पुष्पावल वृंत। पुष्पावल वृंत, पुष्पावल वृंत। तो इस प्रकार से आप दो पार्ट समझ गए कि पेडसिल का कौन सा पार्ट होता है और पेडंकिल का कौन सा पार्ट होता है। पुष्प का वह भाग जो पुष्पावल वृंत से जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं? पेडसिल कहते हैं। हिंदी में पुष्प वृंत कहते हैं। और यह पुष्प वृंत का वह भाग जो उसके तने या कक्षस्थ भाग से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुष्पावल वृंत कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेडंकिल कहते हैं। दो कंफर्म हो गया। अब हम आते हैं अगले पार्ट पर। यह जो पार्ट आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है दोनों तरफ, यह आप देख रहे हैं, इसको हम इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। और इसकी सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसको हम सेपल कहते हैं। और यह सेपल का जो ग्रुप होता है उसी को क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। कंफर्म है? याद देख रहे हैं इसका फंक्शन क्या है फ्लावर में। देखते हैं जब पुष्प कली की अवस्था में निकली होती है, सॉरी जब पुष्प कली की अवस्था में होती है उस समय यह इसको कवर किए रहती है और इसमें पर्णहरिम उपस्थित होता है। वह करती क्या है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करके प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करती है और उस भोज्य पदार्थ की सहायता से इस कली को पोषण प्रदान करती है। तो कहने का तात्पर्य यह है, यह इसको सिक्योरिटी भी प्रदान करती है और साथ साथ उसके पोषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं पुष्प का वह भाग जो कली को पोषण प्रदान करता है और उसे सुरक्षा भी प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? सेपल। और सेपल का जो ग्रुप होता है उसको हम कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स को हिंदी में वाह दल पुंज कहते हैं और सेपल को हिंदी में क्या कहते हैं? वाह दल। तो एक बार हिंदी में देख लीजिए, यह पुष्प का वह भाग जो कली को पोषण प्रदान करता है और उसे सुरक्षा प्रदान करता है उसे हम वाह दल पुंज कहते हैं। वाह दल पुंज की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वाह दल कहते हैं, या वाह दल के समूह को वाह दल पुंज के नाम से जाना। अब इसके बाद दूसरे स्टेप पर आते हैं। ये वाला जो देख रहे हैं जो कलरफुल कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं कोरोला। क्या कहते हैं? कोरोला। इसकी सबसे छोटी जो यूनिट होती है उसको हम पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। कोरोला जो होता है इसको हिंदी में दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? दल पुंज कहते हैं। और इसकी सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? दल कहते हैं। यह देख रहे हैं फिगर से ही स्पष्ट है कि पुष्प का वह भाग जो पुष्प के रंग को सुनिश्चित करता है, डिसाइड करता है और परागण के लिए कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है उसे हम क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। हिंदी में दल पुंज कहते हैं। इस कोरोला की जो छोटी यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? दल कहते हैं। कंफर्म है? तो इस प्रकार से यह दल का जो भाग होता है दो होता है। इसमें जो यह टिप वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है
यहां से लेकर के यहां तक का पोर्शन जो आपको चौड़ा वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, लिम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्ब। लिम्ब की हिंदी होती है फलक। क्या होती है, फलक। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दल के कितने भाग होते हैं, तो आप बताएंगे 2 भाग होते हैं। जो चौड़ा भाग होता है उसको लिम्ब कहते हैं, और जो सकरा भाग होता है, जहां पुष्पासन से आकर के यहां जुड़ा होता है सकरा भाग, उसको क्ला कहते हैं। क्या कहते हैं, क्ला कहते हैं। क्ला को हिंदी में कहते हैं नखर। क्या कहते हैं, नखर। तो इस प्रकार से ऑलराउंड आप कोरोला के बारे में समझ लीजिए कि पुष्प का वह भाग जो पुष्प के रंग को डिसाइड करता है और परागण के लिए कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं या कोरोला कहते हैं। कोरोला की सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसको हम पेटल कहते हैं, हिंदी में दल कहते हैं, या दल के समूह हम क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं या कोरोला कहते हैं। इस दल के 2 भाग होते हैं। जो चौड़ा भाग होता है, शीर्ष वाले भाग पर स्थित होता है, वह लिम्ब होता है जिसको आप फलक कहते हैं, और जो सकरा भाग होता है जो पुष्पासन से जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, नखर कहते हैं। और यह जो पेटल होता है इसमें अलग अलग वर्णकों मतलब पिगमेंट की उपस्थिति के कारण इसके जो कलर्स होते हैं अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से यह आप समझ गए कैलिक्स के बारे में, कोरोला के बारे में, पेडसिल के बारे में और पेडंकिल के बारे में। यह सब किसके अंदर आते हैं, सहायक चक्र के अंदर आते हैं। इन्फॉर्म हुआ। अगर आपसे कोई पूछता है कि एसेसरी वर्ड के अंतर्गत फ्लावर के कितने पार्ट्स आते हैं, तो आप बताएंगे पेडसिल का पार्ट आता है, कैलिक्स आता है, कोरोला आता है, ठीक है ना। सबके लोकेशन आपको बता दिए गए, सबके फंक्शन आपको बता दिए गए। इस प्रकार से यह सहायक चक्र है। अब इसके बाद हम आते हैं आवश्यक चक्र पर। यह जो आवश्यक चक्र होता है इसके अंतर्गत मेल सेक्स ऑर्गन्स भी आते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, मेल होता है, उसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, उसका सिंबल यह होता है। और जो फीमेल होती है उसको हम इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, यह सिंबल होता है फीमेल का। यही दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन आवश्यक चक्र के अंतर्गत आते हैं, जिसको आप नेसेसरी वर्ड के नाम से जानते हैं। मतलब आवश्यक चक्र में फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन उपस्थित होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन उपस्थित होता है। अब इसमें आप देखेंगे कौन मेल सेक्स ऑर्गन है, कौन फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इसमें आपको जो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, 3 इधर और 3 इधर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये तीनों एक धागे नुमा संरचना देख रहे हैं आकर के वह आपके पुष्पासन से जुड़े हुए हैं। यह पुष्पासन का भाग होता है जिसको आप थैलेमस कहते हैं, यह भी इसी समय जान लीजिए, थैलेमस कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। ठीक, पुष्प के सभी भाग यहीं से जो है निकले होते हैं। या पुष्प का आसन, जथा नाम तथा गुण, पुष्प आसन का तात्पर्य समझिए, पुष्प के जितने भाग होते हैं जहां का करके आसीन होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पुष्पासन। अब इसी वाले भाग से देखते हैं, इसके मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन भी जुड़े होते हैं जो कि आवश्यक चक्र में व्यवस्थित होते हैं। इसमें यह धागे नुमा संरचना जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट। इसको हिंदी में पूतंतु कहते हैं। और ये जो टिप वाला पोर्शन येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये देखते हैं, इसको हम एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। हिंदी में पराग कोश कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, पराग कोश। और जहां पर यह फिलामेंट कनेक्टिव टिश्यू फिलामेंट एंथर से जुड़ा होता है, जुड़ने का जो स्थान होता है ये वाला भाग, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो जुड़े हुए भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, मतलब संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है, संयोजी ऊतक। और यह जो तीनों पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं यह सब किसके अंदर आते हैं, स्टामेन के अंदर आते हैं। और स्टामेन का जो ग्रुप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंडोसियम कहते हैं।
एंडोसियम। इसकी सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? स्टामेन कहते हैं। इसको हिंदी में पुमंग कहते हैं, इसको पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर। अब आपको ध्यान देना होगा कि किसी पुष्प में जो आवश्यक चक्र में व्यवस्थित होने वाले मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, उसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसका नाम क्या है? एंडोसियम। हिंदी में पुमंग कहते हैं। इस एंडोसियम छोटी यूनिट जो होती है उसको हम स्टामेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टामेन कहते हैं, हिंदी में पुंकेसर कहते हैं। और इस पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला जो होता है वह एंथर होता है, दूसरा जो होता है वह कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो तीसरा होता है वह फिलामेंट। तो अगर आपसे कोई पूछता है किसी पुष्प में मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है या नर का नाम क्या है, तो आप बताएंगे पुमंग। इंग्लिश में क्या बताएंगे? एंडोसियम। अगर पूछा जाए एंडोसियम छोटी यूनिट क्या होती है, आप बताएंगे स्टोमेन। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? पुंकेसर कहते हैं। अगर पूछा जाता है पुंकेसर कितने भाग होते हैं, तो आप कहेंगे 3 भाग, एंथर, फिलामेंट, कनेक्टिव टिश्यू, ये 3 भाग होते हैं। इसमें जो एंथर होता है परागकोश, इसी में परागकण का निर्माण होता है, और जिस विधि द्वारा परागकण का निर्माण होता है उसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, लघु बीजाणु जनन विधि की सहायता से परागकोश में परागकण का निर्माण होता है। वही जो परागकण है वह मेल गैमेट है। और जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इसका क्या कार्य होता है? यह परागकोश को और कुतंतु को, मतलब इसको और इसको जोड़ने का कार्य। परागकोश और कुतंतु को जोड़ने का काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू करता है। और यह जो धागे नुमा संरचना आकर के पुष्पासन से जुड़ी होती है, इसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं, कुतंतु कहते हैं। तो इस प्रकार से यह हो गया मेल सेक्स ऑर्गन्स। अब हम आते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। यहां देख रहे हैं, इनको समझाने के लिए यहाँ पे ये पोर्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ देख रहे हैं इस परागकोश में पॉलन ग्रेन आपको दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? पॉलन ग्रेन। और ये चैम्बर आपको दिखाई दे रहे हैं। यह पूरा चैम्बर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है, ये देख रहे हैं बाई डूट है, बीच से खांच आपको दिखाई दे रही है। यह जो है इसको हम एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। और जहां पे यह जुड़ा हुआ पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, पुतंतु और परागकोश, ये जुड़ने का जो स्थान होता है यही कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। और यहां जो भाग आपको दिखाई दे रहा है धागे नुमा संरचना में, इसको आप क्या कहते हैं? फिलामेंट। फिलामेंट पुतंतु है। तो पुतंतु का कार्य क्या होता है कि मेल सेक्स ऑर्गन को या पुष्पासन से जोड़े रखना होता है। यही उसको जोड़कर उसको अवलंबन प्रदान करता है। बाकी टिप वाले पोर्शन पर ये जो बाइल लोब्ड आपको दिखाई दे रहा है, यह परागकोश होता है जिसको आप एंथर कहते हैं। यह बाइल लोब्ड होता है और इसी में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस विधि की सहायता से परागकण का निर्माण होता है। यह परागकण को देख रहे हैं, इंडिकेट करके दिखाए गए ब्लैक में दिखाई दे रहे हैं। और यह परागकोश पुतंतु से जहां जुड़ता है, जुड़ने का जो स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर में जो उपस्थित होते हैं आवश्यक चक्र में, उसका नाम क्या है, उसकी छोटी यूनिट क्या है, कितने भाग होते हैं, वह भाग के नाम क्या है, उनके कार्य क्या क्या हैं, ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं। अब हम आते हैं आवश्यक चक्र का जो लास्ट वाला होता है। यहाँ देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, यहाँ पे आप देख रहे हैं यह गायनोसियम होता है। इसका पूरा यहाँ से ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, इसको सेपरेट करके यहाँ दिखाया गया है। इसको हम क्या कहते हैं? गायनोसियम, जायांग कहते हैं, गायनोसियम। इसकी जो छोटी यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं, या उसी को क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पल। और यह कार्पल देख रहे हैं अलग अलग भाग हैं। इसमें जो टिप वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा। हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं।
और ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको स्टाइल कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। और ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है पूरा वो पोर्शन, बेस वाले पोर्शन में, यही ओवरी है, यही मेन सेक्स ऑर्गन्स है इसका। इसी में मेगास्पोरोजेनेसिस विधि की सहायता से ओवम का निर्माण होता है, अंड कोशिका का निर्माण होता है। और इसके आंतरिक भाग में ये जो डार्क कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, यह सब क्या होते हैं? यह ओव्यूल होते हैं। क्या होते हैं? ओव्यूल, जिसको आप क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। बीजांड कहते हैं। इसी बीजांड से बीज का निर्माण होता है और ओवरी से फल का निर्माण होता है। एक नंबर में क्वेश्चन आता है, फल का निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है? तो सबसे पहले आप कंफर्म लिखिए, फल का निर्माण पुष्प के अंडाशय से होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। और बीज का निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है? आप बताएंगे ओवरी में उपस्थित जो ओव्यूल होता है, बीजांड होता है, उसी से बीज का निर्माण होता है। और इसमें इसके ऊपर जो पतली नलिक संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसको वर्तिका कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। यह करते क्या है? वर्तिका को अवलंबन प्रदान करती है, सहारा प्रदान करती है, उसको साधे रखती है। और जो स्टिग्मा होता है, जिसको आप वर्तिकाग्र कहते हैं, यह देख रहे हैं, यह परागण स्थल होता है। इसी पर परागकोश से परागकण निकलकर अन्य माध्यमों से होते हुए यह वर्तिकाग्र पर आते हैं। और वर्तिकाग्र की जो सतह होती है वह चिपचिपी होती है, इसमें तरल चिपचिपे पदार्थ का श्रावण होता है। वही क्या करता है? उस परागकण को चिपकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जब ये परागकण इससे चिपक जाते हैं तो उसमें उपस्थित जो जल की मात्रा होती है, अन्य रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनकी उपस्थिति में परागकण में अंकुरण होता है और अंकुरित होकर के पराग नली का निर्माण करके देखते हैं वह वर्तिकाग्र वर्तिका से होते हुए देखते हैं वह कहाँ आता है? ओवरी में। ओवरी में देखते हैं धीरे धीरे वह ओवरी से होते हुए बीजांड में प्रवेश करता है और अंड कोशिका में के साथ संयुक्त होकर के युग्मनज का निर्माण करता है। और इसका कहते हैं ध्रुवीय केंद्र के साथ संयुक्त होकर के भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। वही भ्रूणपोष क्या करता है? इस युग्मनज के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी भी फ्लावर का जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसका नाम क्या है? गाइनोसियम है। हिंदी में क्या कहते हैं? उसको जायांग कहते हैं। और इस गाइनोसियम जो छोटी यूनिट होती है उसको पिस्टिल कहते हैं या कार्पल कहते हैं। हिंदी में इसी को स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। अगर पूछा जाए स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, आप 3 भाग बताएंगे। कितने भाग? 3 भाग। ये पहला भाग है जिसको आप स्टिग्मा कहते हैं, ये दूसरा भाग है जिसको आप स्टाइल कहते हैं, ये तीसरा भाग है जिसको आप ओवरी कहते हैं। और तीनों के अलग अलग कार्य आपको बता दिए गए हैं। इसमें जो वर्तिकाग्र होता है वह परागकोश से परागकण जब निकलकर अन्य माध्यमों से आता है तो यहाँ पर रिसीव करके परागण की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, इसलिए इसको हम परागण स्थल के नाम से जानते हैं। और इस पे उपस्थित जो तरल चिपचिपे पदार्थ होते हैं वह परागकण में को अंकुरित करके परागनली का निर्माण करते हैं और ये स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए ओवरी में प्रवेश करती है और बीजांड में प्रवेश करने के बाद अंड कोशिका के साथ परागकण का पहला केंद्र संयुक्त होकर के युग्मनज का निर्माण करता है और दूसरा केंद्र ध्रुवीय केंद्र के साथ संयुक्त होकर के युग्मनज का निर्माण करता है। अब इसकी जो आंतरिक संरचना कैसे कैसे निर्माण की प्रक्रिया होती है वह अगले टॉपिक में हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको यहाँ फ्लावर के इंट्रोडक्शन में आपको यह जानना है कि यह जो पुष्प के जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं वो कौन कौन से हैं, यही आप अच्छे से समझ लीजिए। अब इसमें आप सभी पार्ट समझ लिए हैं कि पुष्प जो होते हैं यह 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं, एक सहायक चक्र में, दूसरा आवश्यक चक्र में। एक बार रिपीट कर लीजिए। तो पुष्प के 2 चक्र हो गए, सहायक चक्र, आवश्यक चक्र, जिसको एसेसरी वर्ल और नेसेसरी वर्ल कहते हैं। जो एसेसरी वर्ल होता है सहायक चक्र, इसके अंतर्गत पेडिसिल आता है और यहाँ देखते हैं कैलिक्स का भाग आता है और कोरोला का भाग आता है, यह सहायक चक्र के अंदर आते हैं। बाकी आवश्यक चक्र के अंतर्गत मेल सेक्स ऑर्गन्स आते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आते हैं। मतलब यहाँ से लेकर के ये वाला जो पोर्शन आपको हरे रंग का दिखाई दे, जो सेपरेट करके अभी आपको समझाया गया, यहाँ से ये वाला जो भाग आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है? फीमेल सेक्स। यही सेपरेट करके आप समझाया गया है।
तो इस प्रकार से अच्छे से रिपीट कर लीजिए। किसी भी पुष्प के मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है? एंडोसियम। एंडोसियम छोटी यूनिट क्या है? स्टोमेन। स्टोमेन के कितने भाग होते हैं? 3 भाग, एंथर, कनेक्टिव टिश्यू, फिलामेंट। अगर पूछा जाए फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम बताएं तो आप बताएंगे गाइनोसियम। क्या बताएंगे? गाइनोसियम। गाइनोसियम छोटी यूनिट क्या होती है? पिस्टिल और कार्पल होती है। उसको चाहे आप पिस्टिल कहिए चाहे कार्पल कहिए, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? इस तरीके से कहते हैं। अगर पूछा जाए पिस्टिल या कार्पल कितने पार्ट्स होते हैं तो आप बताएंगे 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है स्टिग्मा, सेकंड है स्टाइल और थर्ड है ओवरी। तो इस प्रकार से यह आवश्यक चक्र हो गए, सहायक चक्र हो गए, सबके लोकेशन आपको बता दिया गया और सबके कार्य। अब हम आते हैं अगले स्टेप पर। अगला जो स्टेप है वह एक एक करके जितने भी आप पढ़े हैं फ्लावर के सभी भाग, उसका विस्तृत वर्णन आपको देखना है। और आपको पहले चैप्टर में बताया गया था, यहाँ सॉरी ये पहले टॉपिक में बताया गया था कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन्म की प्रक्रिया, और इसके बाद देखते हैं यहाँ पे बताया गया था निषेचन, पूर्व घटनाएं एवं निषेचन, ये चीजें आपको बताई गई थी। अभी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और इसके बारे में कुछ समझ लीजिए कि जो पुष्प होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। इसमें आप देख रहे हैं जो पुष्प आप देखेंगे, अगर आपसे कोई पूछता है टाइप्स ऑफ फ्लावर, क्या पूछेगा? टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो इसमें जो पुष्प होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो आप मिलेगा यह यूनिसेक्सुअल फ्लावर मिलेगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और जो दूसरा मिलेगा वह बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये 2 प्रकार मिलेंगे। यूनिसेक्सुअल क्या है? इसको एक लिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जिस पुष्प में केवल एक सेक्स ऑर्गन्स पाए जाए, उसमें चाहे वह एंडोसियम हो और गाइनोसियम, अगर इन दोनों में से देखते हैं या तो एंडोसियम पाया जाए और या तो गाइनोसियम पाया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। एग्जांपल्स में जैसे आप पपाया, पपीता देखते हैं, पपाया में मेल सेक्स ऑर्गन्स अलग होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन के जो फ्लावर होते हैं वह अलग होते हैं, या एक लिंगी पुष्प होते हैं। इसलिए देखते हैं दैनिक जीवन में आप लोग कोई प्लांट में पपाया का एक प्लांट लगाते हैं तो कभी कभी देखते हैं कि उसमें सभी फ्लावर जो लग रहे होते हैं, अगर वो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जब तक फीमेल सेक्स ऑर्गन्स नहीं मिलते हैं, संपर्क में नहीं आते हैं, तब तक देखते हैं उसमें फल का निर्माण नहीं होता है। तो आप कहते हैं यह पपाया भोजपुरी लैंग्वेज में कहते हैं बंझा आ गया है। तो इस प्रकार से जानते रहिए जो पपाया होता है वह यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। इसी प्रकार से आप एक और फल खाए होंगे तरबूज, वह भी आप देखते हैं वाटरमेलन जिसको आप कहते हैं, यह भी एक लिंगी पुष्प होते हैं। इसमें एक पुष्प में केवल एक सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा, चाहे वह पुंगंग हो चाहे वह जायान, चाहे वह मतलब नर जननांग हो चाहे वह मादा जननांग, दोनों में से सिर्फ एक पाया जाएगा। लेकिन जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं इसमें देखते हैं इसको द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, या इसी को हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट, फ्रोडाइट। देखते हैं इसी को हिंदी में कहते हैं उभयलिंगी। उभयलिंगी ये आप देख रहे हैं, उभय मतलब दोनों, नर और मादा दोनों जन्म। देखते हैं अगर एक ही पुष्प में पाए जाए तब उसको हम बाइसेक्सुअल कहेंगे या हर्माफ्रोडाइट कहेंगे। इसके जो एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, चाहे वो सरसों का पुष्प ले लीजिए आप, या गुड़हल का पुष्प ले लीजिए। देखते हैं सामने आपका दिखाई दे रहा है, यह भी पुष्प में आप देख रहे हैं बाइसेक्सुअल है, क्योंकि इसमें मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जा रहे हैं, तो यह भी उभयलिंगी के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से आप कंफर्म हो चुके हैं जो फ्लावर होते हैं सेक्स ऑर्गन्स की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर।
लेकिन आप दूसरी शर्त के अनुसार देखेंगे, इसमें कंप्लीट पुष्प, कंप्लीट फ्लावर जिसको आप कहते हैं, पहला पार्ट है, और दूसरा है इनकम्प्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर। इसमें पुष्प के जितने पार्ट सभी आपको अलग अलग चक्र में बताए गए, चाहे वह सहायक चक्र का हो, चाहे वह आवश्यक चक्र का हो। देखते हैं, कहने का तात्पर्य है चाहे वह एसेसरी वर्ड हो, चाहे वह नेसेसरी वर्ड हो, इन दोनों वर्डों में पाए जाने वाले फ्लावर के जितने पार्ट होते हैं, अगर सब उपस्थित हैं तो वह कंप्लीट फ्लावर कहा जाएगा। और अगर इनमें से कोई एक पार्ट एब्सेंट कर दिया जाए या एब्सेंट हो अपने आप से, तो देखते हैं उसको हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। जैसे अभी आपको पपाया के बारे में बताया गया, एक लिंगी है, उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों नहीं पाए जा रहे हैं, सॉरी एक पाया जा रहा है, उसमें से एक नहीं पाया जा रहा है, तो इस प्रकार से देखते हैं वह इनकम्प्लीट फ्लावर है। और ऐसे आप तमाम प्लांट्स के फ्लावर्स आप देखेंगे जिसमें पुष्प का कोई भी भाग एब्सेंट हो, अनुपस्थित हो, तो उस पुष्प को हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं, और जिसमें सभी पार्ट उपस्थित हो उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट फ्लावर। तो कहने का तात्पर्य यह है उनके पार्ट के आधार, ये दो प्रकार हो गए, और सेक्स ऑर्गन की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर यह अलग प्रकार। तो इस प्रकार से आप पुष्प के इंट्रोडक्शन के बारे में आप समझ चुके हैं, उनकी संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं, सबके पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स पर, वह अभी चर्चा करते हैं कि कौन कौन से सेक्स ऑर्गन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार से हैं, वो एक एक करके अभी हम आपको समझा रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं दूसरे स्टेप में आप इवेंट्स पढ़ते हैं। आपका जो अगला टॉपिक है, पहला तो आप इंट्रोडक्शन समझ गए अच्छे से, और दूसरा आप समझ गए हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, समझ गए हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। और अब आप तीसरा स्टेप पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ फ्लावर। तीन टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, और इन तीन टॉपिक्स में जो भी आपको कंफ्यूजन हो वो कमेंट के माध्यम से आप जो है उसको शो कर सकते हैं, और जो भी सस्पेंस लगता है उसको आप क्लियरली पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अब हम आते हैं इवेंट्स पर, देखते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर होता है इसके कितने इवेंट्स होते हैं। तो आप कहेंगे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के जो चरण होते हैं वह आप 3 चरण पढ़ेंगे। उसमें जो पहला चरण आपको बताया जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बताया जाएगा, प्री फर्टिलाइजेशन। और सेकंड जो आपको बताया जाएगा वह डबल फर्टिलाइजेशन बताया जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको आप डिनिसिजन करते हैं क्योंकि प्लांट के केस में डिनिसिजन प्रक्रिया संपन्न होती है। और तीसरा जो आप इवेंट्स पढ़ेंगे उसका नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इस प्रकार से यह 3 इवेंट्स आपको पढ़ने हैं, लेकिन ये चैप्टर पहला चैप्टर प्रारंभ किया गया है उस चैप्टर में आपके 2 इवेंट्स दिए गए हैं, बाकी जो तीसरा इवेंट्स है यह अलग चैप्टर में है। तो इस चैप्टर में हम प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे और डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे, वह भी स्ट्रक्चर सहित, उसके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर सहित, मतलब आंतरिक और बाह्य संरचना
में जितने भी उसके स्तर होते हैं वह उनका सिस्टमेटिक क्रम क्या है, उनका लोकेशन क्या है, उनका कार्य क्या है, इसके बारे में हम एक एक करके आपको स्टडी कराएंगे। तो इस प्रकार से तब तक आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वेरी वेरी बेस्ट।